आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में टीजीटी मैथ्स मेल 2021 के अगले 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें हम अब फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1 + x + x² + x³ + and so on। फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1 + x + x² + x³ + and so on। तो इसको हम करते हैं। इसमें हमें इसे लिखते हैं 1 + x + x² + x³ + and so on। तो इसे हम लिख सकते हैं समेशन n = 0 to ∞ x⁴n। और इसको अगर हम कंपेयर करें समेशन n = 0 to ∞ an x⁴n से, तो हमें यहाँ पर an की वैल्यू मिलेगी 1, क्योंकि यहाँ पर x⁴n के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है तो 1 माना जाएगा। तो इसलिए देयरफॉर an + 1 की अगर हम वैल्यू निकालें तो n तो an में है ही नहीं, तो उसकी वैल्यू भी 1 ही होगी। तो आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला पता होगा, यहाँ लिख देते हैं 1/r = लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an + 1 / an। ये फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an + 1 की वैल्यू 1 है और an की वैल्यू भी 1 है। 1 / 1 ही होगा। इसे हम सॉल्व करते हैं। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 पर अगर हम लिमिट लगाएंगे n टेंड टू इन्फिनिटी तो वो 1 ही आएगी, क्योंकि n तो है ही नहीं यहाँ पर। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/r की वैल्यू निकल के आ गई 1। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो r की वैल्यू भी 1 आएगी। तो इससे हमें पता चलता है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, यहाँ पर 1 है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ u8 = 1, 3, 5 and 7 and u10 = 1, 3, 7, 9, then find how many elements are there in u8 कार्टेशियन प्रोडक्ट u10। यानी कि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन u8 कार्टेशियन प्रोडक्ट u10 में बताने हैं। तो इसके लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b = होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन a × नंबर ऑफ एलिमेंट इन b। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। हमें यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन u8 हमें दिया हुआ है। u8 में कितने 4 एलिमेंट हैं, 1, 3, 5 और 7, तो ये 4 एलिमेंट है। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन u10 में हमारे पास 4 एलिमेंट 1, 3, 7 और 9, ये भी 4 एलिमेंट है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन u8 कार्टेशियन प्रोडक्ट u10 हो जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 4 × 4। अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है ये फॉर्मूला हम लगा देंगे इसमें। नंबर ऑफ एलिमेंट इन u8 भी 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट u10 भी 4 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट u8 कार्टेशियन प्रोडक्ट u10 हो जाएगा 4 × 4। तो ये हो जाएगा हमारा 16। इसका आंसर 16 आ जाएगा, ऑप्शन डी। बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच प्रॉपर्टी स्टेट दैट A is subset of X, be any subset and every finite subcollection of A has non-empty intersection। ये प्रॉपर्टी वेस्ट्रास प्रॉपर्टी है या कैंटर प्रॉपर्टी है या फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है या हेंसबर्ग प्रॉपर्टी है। तो ये फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है। क्यों है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी क्या होती है। मैं यहाँ पर एक बार सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहले हम सबसे पहले फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी को ही एक्सप्लेन करते हैं कि फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी क्या होती है। इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी को समझते हैं। फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी होती है फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी अ कलेक्शन ए। एक बार लिख देता हूँ मैं, फिर इसको समझा दूंगा। अ कलेक्शन A = A अल्फ़ा, यानी कि
ये एक कलेक्शन है ए अल्फ़ा टाइप के सेटों का ऑफ सबसेट्स ऑफ a set X is said to have finite intersection property if every finite subcollection A1, A2, A3 and so on an of A have non-empty intersection that is जो इंटरसेक्शन अगर हम लें सभी i = 1 to n ए आई का तो वो नॉन एम्प्टी आई, तो वो उस केस में जो वो सब कलेक्शन है वो फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी रखता है। तो यहाँ पर एक बार हम समझते हैं अ कलेक्शन ए अल्फ़ा, कोई कलेक्शन ए अल्फ़ा है किसका, किसी सेट ए के सभी सबसेट्स का, उस इस सेट टू हैव फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी इफ़ एवरी फाइनाइट सब कलेक्शन, यदि जो हर एक फाइनाइट सब कलेक्शन जैसे A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN जो भी हम उसमें से फाइनाइट सब कलेक्शन लें और उन सभी का अगर हम इंटरसेक्शन लें और वो नॉन एम्प्टी आए, तब वो जो सब कलेक्शन है वो फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी रखता है। ये फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है। तो यही यहाँ पर दी हुई है, विच प्रॉपर्टी स्टेट दैट A इज सबसेट ऑफ X, B एनी सबसेट एंड एवरी फाइनाइट सब कलेक्शन ऑफ ए हैज़ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन, यानी जो कि ए का कोई भी फाइनाइट सब कलेक्शन लें और वो नॉन एम्प्टी आए। तो यहाँ पर हमें यही, इससे अगर कंपेयर करें तो यही हमें दिया हुआ है। अब हम बोल्जानो-वेरस्ट्रास प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। बोल्जानो-वेरस्ट्रास प्रॉपर्टी देखो इनको कर लेते हैं, क्योंकि अब ये प्रॉपर्टी दी हुई है फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी दी हुई है। अगली बार इस बार हो सकता है इनमें से किसी और प्रॉपर्टी को दे दें, तो ये प्रॉपर्टी भी हमें पढ़ लेनी चाहिए। ये बोल्जानो-वेरस्ट्रास प्रॉपर्टी, जिसे BWP प्रॉपर्टी कहते हैं, बोल्जानो-वेरस्ट्रास प्रॉपर्टी। अ सेट X हैव बोल्जानो-वेरस्ट्रास प्रॉपर्टी if and only if every infinite subset of X has a limit point, कोई सेट बोल्जानो-वेरस्ट्रास प्रॉपर्टी रखेगा कि अगर उसका हर एक इनफाइनाइट सबसेट कोई लिमिट पॉइंट रखे। इनफाइनाइट सबसेट ऑफ X हैज़ अ लिमिट पॉइंट। कोई सेट X हैव बोल्जानो-वेरस्ट्रास प्रॉपर्टी इफ़ एंड ओनली एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ X हैज़ अ लिमिट पॉइंट, यानी कि कोई सेट X बोल्जानो-वेरस्ट्रास प्रॉपर्टी रखेगा यदि उसका हर एक इनफाइनाइट सेट एक लिमिट पॉइंट रखे, तो तब वो कहते हैं कि वो बोल्जानो-वेरस्ट्रास प्रॉपर्टी रखता है। अब हम कैंटर प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। कैंटर प्रॉपर्टी को एक बार मैं लिख देता हूँ, उसके बाद मैं इसको समझाऊंगा आपको। इफ़ F = collection of subset of Fn is a countable class of non-empty closed and bounded sets such that, यानी कि ये F जो है वो एक F =
Fn is a countable class of non-empty closed and bounded set, यानी कि f इज इक्वल टू Fn एक काउंटेबल क्लास है जो कि नॉन एम्प्टी क्लोज्ड और बाउंडेड सेट की है, सच दैट, और वो किस तरीके से है कि F कंटेन F2 और F2 कंटेन F3 और इसी तरीके से Fn कंटेन इन इट्स प्रीवियस सेट, यानी कि हर सेट अपने प्रीवियस सेट में कंटेन कर रहा है। देन इंटरसेक्शन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी Fn इज इक्वल टू नॉन एम्प्टी, यानी नॉट इक्वल टू 5। तो ये कैंटर इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है कि इफ़ f कोई क्लास है काउंटेबल नॉन एम्प्टी क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट की, इस तरीके से कि f f2 को कंटेन कर रहा है और f2 f3 को कंटेन कर रहा है और इसी तरीके से fn अपने पिछले सेट में कंटेन है, उस केस में तब उन सभी का जो इंटरसेक्शन ले हम n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, यानी जितने भी सेट अगर हम सभी का इंटरसेक्शन ले तो वो नॉन एम्प्टी होगा। ये है कैंटर इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। और ये जो हेंसबर्ग प्रॉपर्टी है ये फिजिक्स की थ्योरम होती है, फिजिक्स की प्रॉपर्टी है, इसको क्वांटम मैकेनिक्स में यूज़ किया जाता है। तो ये मैथ्स में नहीं होती, यहाँ ऑप्शन के में दे दी गई है, लेकिन ये मैथ्स में नहीं होती है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। फाइंड द कार्डिनलिटी ऑफ जनरेटिंग सेट ऑफ ए डाइहेड्रल ग्रुप। हमें डाइहेड्रल ग्रुप के जो जनरेटिंग सेट होता है उसके कार्डिनलिटी बतानी है, यानी उसकी हमें कार्डिनलिटी बतानी है जो डाइहेड्रल ग्रुप का जनरेटिंग सेट होता है। तो इसकी कार्डिनलिटी 2 होती है। क्यों होती है 2, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि डाइहेड्रल ग्रुप की जो कार्डिनलिटी है वो 2 क्यों होती है। हम एक बार डाइहेड्रल ग्रुप को थोड़ा समझ लेते हैं कि डाइहेड्रल ग्रुप होता क्या है। डाइहेड्रल ग्रुप को Dn से डिनोट किया जाता है और ये ग्रुप होता है सिमेट्रीज ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन विच इंक्लूड्स रोटेशन एंड रिफ्लेक्शंस। इसको समझते हैं कि जो ये डाइहेड्रल ग्रुप है ये ग्रुप होता है सिमेट्रीज का, यानी कि इसका सिमेट्रीज मैं लिख देता हूँ, सिमेट्रीज का ग्रुप होता है जो कि सिमेट्री रोटेशन से और रिफ्लेक्शन से बनती हैं। अब आप थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ कि सिमेट्रीज क्या होती हैं। जैसे कोई रेगुलर पॉलीगन हो, अगर उसको हम रोटेट कराएं या उसका रिफ्लेक्शन करा के उसमें कुछ चेंज करें और चेंज करने के बाद भी वो उसी पॉलीगन की तरह ही नज़र आए तो वो उसकी सिमेट्री कहलाती है। यानी अगर हम उसको रोटेट कराएं तब भी वो उसी पहली जैसी शेप की सिमेट्रिकल नज़र आए तो उस केस में वो कहते हैं कि ये इसकी एक नई सिमेट्री बन गई, यानी हमने उसमें कुछ चेंज किया लेकिन वो तब भी पहली जैसी ही शेप दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब वो एक उसकी सिमेट्री है। तो हम यहाँ पर डाइहेड्रल ग्रुप में, डाइहेड्रल ग्रुप क्या होता है, ये ग्रुप होता है सिमेट्रीज ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन का विच इंक्लूड रोटेशन एंड रिफ्लेक्शंस। मैं इसको मैथमेटिकली आपको समझा देता हूँ, एक बार नीचे लिख देता हूँ, इसको यहाँ नीचे लिख देता हूँ थोड़ा। Dn क्या होता है, Dn होता है xi इंटू yj, जहाँ पर i की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और जो j की वैल्यू है वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है एंड सो ऑन, लेकिन n-1 तक ही हो सकती है, n नहीं हो सकती। n क्या होता है, n होता है जितने ऑर्डर की वो डाइहेड्रल ग्रुप है। और यहाँ पर जो हमारी जो x² की वैल्यू है वो आइडेंटिटी के ही बराबर होती है और इसी तरीके से yn की वैल्यू भी आइडेंटिटी के बराबर होती है। और यहाँ पर x इंटू वाई बराबर होता है y इन्वर्स x के। ये सारा कुछ मैं आपको समझाऊंगा कि ये एक्चुअली में है क्या, ये क्या x है क्या y है, या मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। उसके बाद देखो इसको एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि अब तो इसमें सिर्फ पूछा है जनरेटिंग सेट की कार्डिनलिटी। अगली बार कभी इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ सकता है
डायहेड्रल ग्रुप में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, यहाँ पर कितने रोटेशन होते हैं, यहाँ पर कितने रिफ्लेक्शंस होते हैं, अगर वगैरह कुछ भी पूछ सकता है। तो इसको थोड़ा हम एक बार समझ लेते हैं। देखो इसमें जो x होता है, ये x डिनोट करता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x होता है, जो x डिनोट करता है रिफ्लेक्शन को, रिफ्लेक्शन, और जो y डिनोट करता है रोटेशन को। अब रिफ्लेक्शन से क्या मतलब है, मैं आपको एक बार एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ कि ये डायहेड्रल ग्रुप एक्चुअली में क्या होता है। जैसे मान लो मैं एक D4 का एग्जांपल लूँ, इसका मतलब है 4 साइड्स की कोई रेगुलर पॉलीगन। जैसे 4 साइड का रेगुलर पॉलीगन आपको पता है स्क्वायर होता है, स्क्वायर। मैं एक स्क्वायर ले लेता हूँ ABCD, और इसमें मैं इसका रिफ्लेक्शन देखूँ, मान लो मैं इसका रिफ्लेक्शन करूँ, तो रिफ्लेक्शन का मतलब है कि मैं इसमें, जैसे आपने मिरर देखा होगा, मिरर में क्या होता है कि अगर हम उसके सामने देखते हैं तो जो लेफ़्ट चीज़ है वो राइट बन जाती है और राइट लेफ़्ट हो जाती है। तो ऐसे ही जब अगर मैं इसका वर्टिकली रिफ्लेक्शन लूँ तो ये क्या बन जाएगी, कन्वर्ट होके ये बन जाएगी हमारी, यहाँ B आ जाएगा, यहाँ C, यहाँ A और यहाँ D। तो देखो ये है अब भी स्क्वायर ही, लेकिन देखने में तो स्क्वायर ही नज़र आ रहा है, लेकिन अब ये चेंज हो गया। चेंज होने के बाद भी वो पहले जैसा ही सिमेट्रिकल नज़र आ रहा है, लेकिन ये एक नई सिमेट्री बन गई है। और मैंने यहाँ पर रिफ्लेक्शन अप्लाई किया है, तो ये x अप्लाई किया है मैंने इस पर, यानी मैंने इसमें रिफ्लेक्शन अप्लाई किया है। अगर मैं इसमें दोबारा से रिफ्लेक्शन, यानी मैंने रिफ्लेक्शन की x की पावर 1 अप्लाई किया है यहाँ पर, अगर मैं x की पावर 2 यानी इसको अगेन एक बार और रिफ्लेक्शन ले लूँ पहले जैसा ही, तो ये अगेन क्या बन जाएगा, वही शेप मुझे वापस आ जाएगी। मान लो मैं यहाँ पर अगेन इसका फिर से रिफ्लेक्शन ले लूँ तो अगेन यहाँ पर A आ जाएगी, यहाँ पर D और यहाँ पर B, ये C। तो ये वापस पहली जैसी, यानी आइडेंटिटी जो स्टार्टिंग में हम लेके चले थे उसी के ही बराबर आ चुकी है। तभी एक्स स्क्वायर का मतलब यहाँ पर आइडेंटिटी, यानी जैसी पहली थी वैसी मैंने लिया है। अब हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने रिफ्लेक्शंस बन सकते हैं, कितने रोटेशन बन सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें आधे रिफ्लेक्शन बन सकते हैं और आधे ही रोटेशन बन सकते हैं। तो एक बार मैं आधी सिमेट्री रोटेशन से बन सकती हूँ और आधी ही रिफ्लेक्शन से बन सकती हैं। तो मैं एक बार आपको ये बता देता हूँ कि इसमें कितने एलिमेंट हो सकते हैं। किसी भी डायहेड्रल ग्रुप में Dn का ऑर्डर है तो उसमें 2n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, 2n के बराबर। जैसे D4 है तो इसमें 8 एलिमेंट हो सकते हैं, यानी कि इसमें 8 सिमेट्री बन सकती हैं। अब मैं आपको रोटेशन सिमेट्री बताता हूँ। मैंने रिफ्लेक्शन बता दिया, मैं आपको रोटेशन बताता हूँ कि रोटेशन से किस तरीके से सिमेट्री बनती है। जैसे हमारे पास एक और स्क्वायर है ABCD, मुझे इसको रोटेट कराना है। किस एंगल से रोटेट कराना है, उसका एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। एंगल ऑफ रोटेशन किसी भी डायहेड्रल ग्रुप में एंगल ऑफ रोटेशन बराबर होता है 360 डिवाइडेड बाई n, यानी जितने ये D4 है तो 360 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें आ जाएगी वैल्यू 90 की। यानी मैं इसे 90 डिग्री पर रोटेट कराऊंगा तो मुझे अगेन एक सिमेट्री मिलेगी। मान लो मैं इसमें इसे एक बार रोटेट कराता हूँ क्लॉकवाइज, तो मैं इसमें y यानी y की पावर 1 लेता हूँ। मैं इसे एक बार रोटेट कराता हूँ, तो जब मैं इसे रोटेट कराऊंगा तो x y की जगह पे पहुँच जाएगा, जब मैं इसे एक बार रोटेट कराऊंगा तो A B की जगह पे चला जाएगा, B C की जगह पे चला जाएगा, C D की और D A की। तो ये मैं एक बार इस पर रोटेशन अप्लाई करता हूँ। एक बार इसको समझ लो, डायहेड्रल ग्रुप को थोड़ा सा समझ लो क्योंकि एक नई चीज़ है। उसके बाद हम इसके जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन हम इसके करेंगे। देखो जब हम इसमें एक बार रोटेशन अप्लाई करेंगे तो A B की जगह पे पहुँच जाएगा, तो यहाँ A आ जाएगा, B यहाँ आ जाएगा, C यहाँ पर D। तो ये एक रोटेशन हो गया। मैं इसमें अगेन एक बार और रोटेशन अप्लाई करता हूँ, यानी y की पावर 2। तो अब एक बार और इसे 90 डिग्री रोटेट कराएंगे तो A B की जगह पे चला जाएगा, B C की पर, C D की पर, D A की जगह पे पहुँच जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा A B C D। और मैं इस पर y की पावर 3 यानी इस अगेन एक बार और रोटेशन लगाता हूँ तो ये फिर से चेंज होके A B की जगह पे पहुँच जाएगा, B C की जगह पे पहुँच जाएगा और C D की जगह पर D A की जगह पे आ जाएगा।
तो एक अगेन एक और रोटेशन बन जाएगा। अगर मैं इसमें अगेन एक बार और रोटेशन अप्लाई करता हूँ तो देखो क्या होता है। अगेन मैं अब रोटेशन अप्लाई करूँ तो ए बी की जगह पे चला जाएगा, बी सी की पे और सी डी की जगह पे और डी ए की जगह पे, क्योंकि एक बार 90 डिग्री अगेन रोटेट कर जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, तो ये वापस स्टार्टिंग वाली पोजीशन ई के ही बराबर आ गया। तभी यहाँ पर मैंने लिखा है y⁴n इजिकल टू ई, यानी ये हम D4 की बात करें तो 4 बार अगर रोटेशन अप्लाई करेंगे हम, क्योंकि y रोटेशन को डिनोट करता है, तो अगेन वो स्टार्टिंग वाली पोजीशन ही आ जाती है। तो किसी भी डाइहेड्रल ग्रुप में अगर हम 2 बार रिफ्लेक्शन अप्लाई करते हैं तो अगेन आइडेंटिटी आ जाती है, और n टाइम्स रोटेशन अप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी आ जाती है। और बाकी और सिमेट्री कैसे आती हैं, बाकी और सिमेट्री आती हैं इससे, यानी कि एक बार मैं रिफ्लेक्शन अप्लाई करूं किसी पर और एक बार उस पर रोटेशन अप्लाई कर दूं तो मुझे एक नई सिमेट्री मिल जाएगी। अब ये इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि एक्स वाई इजिकल टू वाई इनवर्स एक्स का क्या मतलब है। इसे मैं आपको इसी एग्जांपल से, एक स्क्वायर के एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि इसका एक्स वाई इजिकल टू वाई इनवर्स एक्स कैसे होता है। देखो, मान लो मैंने एक स्क्वायर लिया ए बी सी डी और मैं इस पे पहले इसमें रिफ्लेक्शन अप्लाई करता हूँ, यानी मैंने क्या किया, इसमें रिफ्लेक्शन अप्लाई किया तो ये यहाँ पर बी आ जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा, यहाँ पर सी आ जाएगा, यहाँ ए और यहाँ डी। और मैं इस पर एक बार क्लॉकवाइज इस पर रोटेशन अप्लाई करता हूँ, यानी ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ और ये यहाँ, तो और बी यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या होगा, ये एक बार हम इसमें अप्लाई करेंगे रोटेशन वाई तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा। देखो, ए यहाँ आ गया, डी यहाँ, सी यहाँ और बी यहाँ पर। ये तो हम अगर डायरेक्ट देखें तो डायरेक्ट ये एक्स वाई हमने इस पर अप्लाई कर दिया है। एक्स वाई अप्लाई करने पर हमें ये एक सिमेट्री मिल गई है। अब हम वाई इनवर्स एक्स को समझते हैं, तो इसके लिए हम फिर से एक स्केल लेते हैं, ए बी सी डी, इस पर हम वाई इनवर्स अप्लाई करते हैं। वाई इनवर्स का मतलब होता है रोटेशन बट एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले हम इस पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अप्लाई करेंगे तो ए चेंज होके डी की जगह पे आ जाएगा, डी चेंज होके सी की पे और सी बी के पर, बी ए की जगह पे चला जाएगा। तो ये वाई इनवर्स इस पर अप्लाई होगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से ये आ जाएगा, बी यहाँ पर, ए यहाँ पर और डी यहाँ पर और सी यहाँ पर। तो ये देखो, बी ए की जगह पे आ गया और ए डी की जगह पे और डी सी की जगह पर, सी बी की जगह पे चला गया। अब इस पर हम एक्स अप्लाई करते हैं, तो एक्स का मतलब होता है इस पर हम रिफ्लेक्शन अप्लाई करेंगे। तो रिफ्लेक्शन अप्लाई करते हैं वर्टिकली, तो देखो इसमें जो रिफ्लेक्शन में सी बी की जगह पे आ जाएगा और डी ए की जगह पे आ जाएगा और ये बी सी की जगह पे और ए डी की जगह पे, यानी ये आपस में वर्टिकली इंटरचेंज हो जाएंगे। तो अब हम इनको देखेंगे, यहाँ ये बी है तो हम ये देखेंगे कि ये दोनों सेम आ गए हैं, तो इसका मतलब तभी तो एक्स वाई इजिकल टू वाई इनवर्स एक्स के बराबर होता है। तो ये सारा मैंने आपको समझा दिया है कि एक्स वाई क्यों वाई इनवर्स एक्स के बराबर होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जितनी भी ये हमारी सिमेट्री बनी है या तो वो रिफ्लेक्शन से बनती हैं या फिर वो रोटेशन से बनती हैं। अब हम अपने मेन जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। हमें यहाँ पर बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन जनरेटिंग सेट ऑफ डिहाइड्रल ग्रुप। हम यहाँ पर कार्डिनलिटी बताएंगे ऑफ जनरेटिंग सेट ऑफ डीएन की डीएन जो डाइहेड्रल ग्रुप है उसके जनरेटिंग सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी। यानी कि पहले हम इसमें
हमें जनरेटिंग सेट निकालते हैं कि जनरेटिंग सेट क्या है इसमें, डिहाइड्रल ग्रुप का जनरेटिंग सेट क्या है। तो जनरेटिंग सेट होता है, मैं लिख देता हूँ, जनरेटिंग सेट ऑफ डीएन क्या होता है। जनरेटिंग सेट का मतलब है वो सेट जिसके एलिमेंट्स का हम आपस में प्रोडक्ट करें या उसी एलिमेंट को उसी से मल्टीप्लाई करें तो हमें ग्रुप के सारे एलिमेंट मिल जाएं, तो वो जो सेट होता है उसको जनरेटिंग सेट कहते हैं। तो यहाँ डिहाइड्रल ग्रुप का जो जनरेटिंग सेट होता है वो या तो रिफ्लेक्शन होता है या फिर रोटेशन होता है। तो किसी भी डायहेड्रल ग्रुप में जो जनरेटिंग सेट होता है वो रोटेशन और रिफ्लेक्शन से ही बना होता है। तो उसमें केवल उसके किसी भी डिहाइड्रल ग्रुप के जनरेटिंग सेट में केवल 2 ही एलिमेंट होते हैं। तो कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर, कार्डिनलिटी ऑफ जनरेटिंग सेट ऑफ डीएन हो जाएगी 2। तो इसका आंसर 2 इज इट्स आंसर। तो इसका आंसर 2 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सीरीज n² डिवाइड बाई 1 + n² एंड चेक वेदर द सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन क्लोज इंटरवल 0,1। देखो ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट का एक कंसेप्ट है। आपने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट का टॉपिक किया हो तो उसमें सबसे पहले हम पॉइंट वाइज लिमिट निकाल के देखते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट वाइज लिमिट निकाल के देखते हैं। अगर हमारी पॉइंट वाइज लिमिट एग्जिस्ट कर रही है थ्रू आउट इंटरवल, पूरे इंटरवल पर, और वो थ्रू आउट इंटरवल कंटिन्यूअस है, यानी कि वो पूरे इंटरवल पर उसकी वैल्यू सेम आ रही है, तो उस केस में वो लिमिट कंटिन्यूअस होती है और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और लिमिट कंटिन्यूअस है, तब वो जो सीक्वेंस है वो हमारा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो सकता है। तब भी कोई ज़रूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो, उसको हम फिर MN टेस्ट से देखते हैं। तो हम पहले यहाँ पर इसकी पॉइंट वाइज लिमिट निकालेंगे। अगर इसकी पॉइंट वाइज लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो कंटिन्यूअस है तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो हम इसको करते हैं। पहले हम इसकी पॉइंट वाइज लिमिट निकालते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, fn(x) हमें दिया हुआ है यहाँ पर n² डिवाइडेड बाई 1 + n²x²। और यहाँ पर पहले हम पॉइंट वाइज लिमिट जिसे कि हम fx कहते हैं, fx निकालेंगे। fx निकालने के लिए लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n²x अपॉन 1 + n²x², यानी इसी fn(x) पर हम लिमिट लगाएंगे n टेंड टू इन्फिनिटी। और हम इस क्लोज्ड इंटरवल 0,1 के सभी पॉइंटों को रख के इसमें देखेंगे। एक्चुअली हम सभी पॉइंट नहीं रख के देखते, हम क्या करेंगे, इसमें से पहले इसके एंड पॉइंट रख के देखेंगे। एक बार 0 रख के देखेंगे x की वैल्यू, एक बार x की वैल्यू 1 रख के देखेंगे, और एक बार इसमें से बीच में से कोई एक वैल्यू निकाल के रख के देखेंगे। इसमें 0 और 1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू रख के देखेंगे। अगर ये हर वैल्यू पर, इस क्लोज्ड इंटरवल AB की हर वैल्यू पर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो लिमिट सेम होती है, तब वो लिमिट, अगर वो थ्रू इंटरवल लिमिट हमारी सेम है तो वो कंटिन्यूस लिमिट होगी और तब वो कन्वर्जेंट हो सकता है। तो हम पहले इसमें एट x = 0 पर देखते हैं कि fx की वैल्यू क्या आएगी, यानी fx लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, n की जगह पे n नहीं रहेगा, x की जगह पे 0 रखते हैं और 1 + n², 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, और इसमें रखेंगे तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 0 डिवाइड बाई 1 + 0, तो ये वैल्यू पूरी की पूरी 0 आ जाएगी, क्योंकि n यहाँ पर बचेगा ही नहीं। तो इस एट x = 0 पर fx की वैल्यू 0 आ गई। अब हम क्या करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं 0 और 1 के बीच में, x को एक अपनी तरफ से कोई पॉइंट मान लो, सपोज करो हम लेट x की वैल्यू 1/2 ही ले लेते हैं। 1/2 पर देखेंगे, x की वैल्यू 1/2 रख के लिमिट लगा के देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो देखो ज़रूरी नहीं है कि 1/2 ही रखें, आप 1/3, 1/5 कुछ भी रख सकते हो। 0 और 1 के बीच में हम 1/2 रख लेते हैं, तो fx की वैल्यू आएगी लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n² और x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, x की वैल्यू 1/2, तो ये 1/2 और ये 1 + n²
और 1/2 का स्क्वायर। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर लिमिट लगाएंगे। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n²/2 1/n²/4। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये डिवाइड में 1 कर लेते हैं, एलसीएम इसका ले लेते हैं। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n²/2 डिवाइड बाई इसका एलसीएम लेंगे तो 4 + n² आएगी। ये n² है, n²। तो इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारी लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n²/2, और ये उल्टा होकर ऊपर चला जाएगा 4, नीचे आ जाएगी 4 + n²। इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 पर कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर 2n² बचा है। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 2n², और नीचे से क्या करते हैं, हम n² कॉमन ले लेते हैं। तो 4/n² + 1 वैल्यू आ जाएगी। n² से n² कैंसल, तो ये हो जाएगी लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 2/4/n² + 1। अब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ गई 2/0 + 1। n की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो 4/0 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू 2 आई है। अब हम ये fx की वैल्यू थी, अब हम x = 1 पर चेक करते हैं, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल हमें 0,1 दिया हुआ है। हमने 0 पर वैल्यू निकाल ली, 0 और 1 के बीच में वैल्यू निकाल दिया। अब हम लिमिट निकालते हैं x = 1 पर। तो fx की वैल्यू आएगी लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर हम x की जगह 1 रखेंगे तो n² × 1, तो n² ही आएगा, और 1 + n² × 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगी वैल्यू। तो ये सॉल्व होकर आएगी लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n² / 1 + n²। इसमें से हम n² कॉमन ले लेते हैं नीचे से। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n² कॉमन ले लिया, 1/n² + 1, n² से n² कैंसल, और इस पर हम लिमिट लगाएंगे तो 1/0 + 1, यानी वैल्यू 1 आएगी। तो हमने देखा कि fx की वैल्यू क्या आ रही है, fx की वैल्यू एग्जिस्ट तो कर रही है, यानी 0 आ रही है जब x = 0 लिया हमने। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी ली तो उसकी वैल्यू 2 आ रही थी, और 2 पर। और जब हमने इसकी वैल्यू x = 1 पर वैल्यू निकाली तो इसकी वैल्यू हमारी 1 आ रही है, यानी डिफरेंट वैल्यू पर x की डिफरेंट वैल्यू पर ये अलग अलग आ रही हैं, यानी ये तीनों वैल्यू सेम नहीं आ रही। तो इसका मतलब जो हमारी पॉइंट वाइज लिमिट है वो कंटिन्यूस नहीं है। पॉइंट वाइज लिमिट इज नॉट कंटिन्यूस। हमारी पॉइंट वाइज लिमिट क्या है, कंटिन्यूस नहीं है, अलग अलग आ रही है। x की, यानी कि ये लिमिट x पर डिपेंड कर रही है, x की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है, तो ये कंटिन्यूस नहीं है। तो ये कंटिन्यूस नहीं है तो ये कन्वर्जेंट भी नहीं होगा, नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हमारा क्या दिया हुआ है, इसका ऑप्शन है बी, इट इज़ नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0,1। वही मैंने आपको बताया था कि ये जो लिमिट है हमारी पॉइंट वाइज लिमिट है वो कंटिन्यूस नहीं है। पॉइंट वाइज लिमिट इज़ नॉट कंटिन्यूस ऑन 0,1। 0,1 पर ये पॉइंट वाइज लिमिट कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस का मतलब होता है कि जो लिमिट की वैल्यू है वो पूरे इंटरवल पर सेम ही आनी चाहिए, तभी वो कंटिन्यूस होती है और तभी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो सकता है। अब ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी नहीं है, और ऑप्शन ये है यहाँ पर लिमिट इज़ नॉट कंटिन्यूस ऑन 0,1। तो इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन किया।
अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन इफ एंड ओनली इफ बोथ आर अबेलियन आएगा इसका आंसर, क्योंकि एक डायरेक्ट थ्योरम होती है कि आपको पता है कि एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू अबेलियन ग्रुप इज ऑलवेज अबेलियन होता है। उसी थ्योरम को बताया गया है कि अगर मान लो यहाँ पर दो ग्रुप G1 है और एक ग्रुप G2 है तो उनका डायरेक्ट प्रोडक्ट जो G है वो अबेलियन होगा अगर G1 और G2 बहुत अबेलियन हो। और अगर उल्टा देखें कि अगर G1 और G2 अबेलियन है तो उनका जो डायरेक्ट एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है वो भी क्या होता है, अबेलियन होता है। ये एक थ्योरम होती है, ये डायरेक्ट थ्योरम यहाँ पर दी हुई है, इसका आंसर अबेलियन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी, इनमें से ट्रायंगल इनइक्वलिटी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ट्रायंगल इनइक्वलिटी आपने मैट्रिक्स स्पेस पढ़ा हो तो उसमें फोर्थ जो उसकी प्रॉपर्टी होती है, जो फोर्थ कंडीशन होती है उसमें ट्रायंगल इनइक्वलिटी होती है, तो आपने पढ़ा हुआ है। वहाँ पर वही कंडीशन यहाँ दी हुई है, बस यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई वो आपस में बदले हुए हैं। वहाँ पे हमने पढ़ा है कि डी एक्स कॉमा जेड प्लस डी जेड कॉमा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू होती है डी एक्स कॉमा वाई से। तो वही यहाँ पर ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी है ही, तो आपको ये थर्ड जो ऑप्शन है यहाँ क्या दिया हुआ है, डी एक्स कॉमा वाई प्लस डी वाई कॉमा जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी एक्स कॉमा जेड, यानी यहाँ पर x की जगह तो x ही है लेकिन y की जगह पर यहाँ z यूज किया गया है, वही ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी है ये। और या इसे हम वैसे समझें कि एक ट्रायंगल में आपको पता है कि दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा ही होता है, लेकिन यहाँ ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी में ग्रेटर देन इक्वल टू भी होता है। तो ये मैट्रिक्स स्पेस में हमने पढ़ी हुई है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड पॉइंट वाइज लिमिट ऑफ द सीरीज। ये अभी जो हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 7 किया है, क्वेश्चन नंबर 6 किया है, बिल्कुल उसी की तरीके से इसकी भी पॉइंट वाइज लिमिट हम निकालेंगे। हमें यहाँ पर एफ एन एक्स की वैल्यू दी हुई है x अपॉन 1 प्लस एन एक्स, और देखो यहाँ पर कोई इंटरवल नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर कोई भी एक इंटरवल लेके चल लेते हैं, यानी x की वैल्यू हम कुछ भी रखें तब भी जो इसमें fx की जो वैल्यू आएगी, यहाँ पर fx की जो भी वैल्यू आएगी लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी x अपॉन 1 प्लस एन एक्स, इसमें x की चाहे हम कुछ भी वैल्यू रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ना। जब हम n की वैल्यू यहाँ पर इन्फिनिटी रखेंगे तो x चाहे कुछ भी हो 1 प्लस इन्फिनिटी, तो ये ओवरऑल वैल्यू x अपॉन इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। तो इसकी जो पॉइंट वाइज लिमिट है वो x पर डिपेंड नहीं कर रही है, x की चाहे कुछ भी वैल्यू लें इसकी पॉइंट वाइज लिमिट 0 ही आएगी। ये हमने अभी पीछे भी क्वेश्चन नंबर 6 किया है, बिल्कुल उसी की तरह ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल आर इनफाइनाइट, इनमें से कौन सा इंटरवल इनफाइनाइट है। देखो इनफाइनाइट इंटरवल कौन कौन से होते हैं, एक तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, एक माइनस इन्फिनिटी कॉमा ए हो सकता है, ए कॉमा इन्फिनिटी हो सकता है, एक माइनस इन्फिनिटी कॉमा यहाँ ओपन यहाँ क्लोज्ड इंटरवल हो सकता है, और एक ए कॉमा एक क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा इन्फिनिटी हो सकता है। इस टाइप के जो भी इंटरवल होते हैं वो इंटरवल ऑफ इनफाइनाइट कहलाते हैं। देखो वैसे तो हर इंटरवल के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इसमें जो क्वेश्चन में जो पूछना चाह रहा है वो पूछना चाह रहा है कि इनमें से इंटरवल ऑफ इनफाइनाइट कौन सा है, तो इसमें ये ऑप्शन हमारा बी इज़ करेक्ट आंसर। इस तरीके से आज हमने DSSB TGT मैथ्स मेल फर्स्ट शिफ्ट 2021 के 10 क्वेश्चन किए हैं विद फुल एक्सप्लेनेशन। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।